हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनोज कुशवाहा समर्पित कोचिंग के यूट्यूब चैनल के माध्यम से पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग भारतीय संविधान का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस टॉपिक का नाम है भारतीय संसद। जी हाँ मित्रों, आज हम लोग भारतीय संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप समर्पित कोचिंग के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों के द्वारा सब्सक्राइब कराइए, अपने मित्रों के बीच शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपसे अनुरोध है कि आपको यदि चीज़ें अच्छी लगे तो मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइए, क्योंकि जितना आप उत्साह मेरा बढ़ाएंगे उतना मैं बढ़िया से बढ़िया मैटर को खोज के पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखा जाए, आज हम लोग भारतीय संसद का उल्लेख करने चल रहे हैं। तो भारतीय संसद को किस तरह से पढ़ा जाए कि कभी ना भूला जाए, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संसद अर्थात संसद की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संसद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, आप अनुच्छेद याद करेंगे तो नहीं याद होगा, लेकिन मैं आपसे कहूं कि आप गिनती याद करिए। तो गिनती तो बचपन से याद है हम लोगों को, क्यों? सबको याद है, मुझे पता है, बचपन से ही हम लोग गिनती रटते आ रहे हैं। तो यदि बात गिनती की करें तो गिनती में यदि हम कहें कि 79, तो सबको याद है। अनुच्छेद अब उसी को बना दिया जाता है, अर्थात अनुच्छेद 79 के तहत संसद का उल्लेख किया गया है। भारतीय संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। और ध्यान दीजिएगा, संसद के अंग की यदि बात किया जाए, यदि संसद की अंग की बात की जाए तो संसद के कितने अंग होते हैं? ध्यान दीजिएगा, संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 के तहत है। अब संसद के अंग की बात की जाए, संसद के अंग, तो संसद के अंग 3 हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संसद के निम्न में से कौन अंग नहीं है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के अंग हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से संसद का अंग कौन नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि संसद के अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा है। अब आइए देखते हैं कि संसद में क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, संसद में क्या क्या है। तो अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है। अब संसद के 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। पहला जो सदन होता है उसे कहते हैं हम राज्यसभा। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं, लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं। तो यदि बात किया जाए कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का उल्लेख है और किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के गठन की बात की गई है, तो कुछ करना नहीं है। हम लोग थोड़ा सा ध्यान यदि दे लें तो पूरा हमेशा के लिए सब कुछ हम लोगों को याद है, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है मैं बताता हूं। 79 के बाद अगला अंक कौन आएगा? सब लोग जानते हैं। 79 के बाद अगली गिनती कौन सी आती? 80 आती है, बिल्कुल एकदम 80 आती है। और 80 के बाद कौन सी गिनती आती है? 81 आती है। तीनों अनुच्छेद में संसद खत्म हो गया। ध्यान दीजिएगा, 79 में भारतीय संसद का उल्लेख है। 80 की यदि बात करें तो 80 में
संसद का एक सदन है जिसका नाम है राज्यसभा। ध्यान दीजिए। और 80 के बाद 81, तो 81 में जिस सदन का उल्लेख है उसका नाम है लोकसभा। लोकसभा। अब देखिए कितना कितना आसान है। 79 गिनती याद कर लीजिए। 79 के बाद अगली लाइन, अगला गिनती 80, उसके बाद अगला अंक 81। एकदम हमेशा के लिए याद था ही, याद हमें, हम लोगों को सब कुछ याद है, बस थोड़ा सा उसे क्या करना है, ध्यान दे के पढ़ लेना है। तो अब अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है, तो राज्यसभा को आप उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो लोकसभा को क्या कहा जाएगा, निम्न सदन कहा जाएगा। इसमें क्या बात है, एक को यदि उच्च कह दिया गया तो दूसरे को निम्न सदन कहा जाएगा। लेकिन इसी लोकसभा के पास लगभग सभी अधिकार होते हैं, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, पॉपुलर हाउस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिनिधि सदन भी कहते हैं, तो इसे लोकप्रिय हाउस कहते हैं। लोकप्रिय सदन और प्रतिनिधि सदन। प्रतिनिधि सदन। आप ध्यान दिया जाए, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का यदि कार्यकाल की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा ये उच्च सदन है, ये स्थायी सदन है, अर्थात स्थायी सदन का मतलब क्या होता है कि ये भंग नहीं होगी, ये भंग नहीं हो सकती। भंग नहीं होती। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। कितना है, 6 वर्ष। 6 वर्ष है। अब कैसे ये स्थायी है, ये ध्यान दिया जाए, तो इसके जितने भी सदस्य होते हैं, 6 वर्ष कार्यकाल है, प्रति दूसरे वर्ष, ध्यान दीजिएगा, प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं और 1/3 सदस्य पुनः उसी वर्ष उसी समय निर्वाचित हो जाते हैं। तो जितना घर से लोग निकले नहीं उतना घुस गए, प्रवेश कर गए, तो इसका मतलब घर में सभी लोग सकुशल उतनी संख्या है। यही कारण है कि राज्यसभा को क्या कहा गया है, एक स्थायी सदन कहा गया है। ध्यान दिया जाए तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है। इस प्रति दूसरे वर्ष प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। और इतने ही सदस्य, 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होते हैं। अब ध्यान दिया जाए, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इनका निर्वाचन कैसे होता है, इनका सदस्यों का निर्वाचन कैसा होता है, तो ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के राज्यसभा के 12 सदस्यों को
राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। और जो सदस्य बच गए, यानी 12, जैसे इस समय वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 है, तो 250 में से 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जो साहित्य, समाज सेवा, ध्यान दीजिएगा, सहकारिता आंदोलन और यानी जो समाज सेवा करेगा और देश का नाम रोशन करेगा, उस व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा। जो कला में पारंगत होगा उसको मनोनीत किया जाएगा। जो विज्ञान क्षेत्र में पारंगत होगा उसको मनोनीत किया जाएगा। जो सहकारिता आंदोलन में पारंगत होगा राष्ट्रपति उसको मनोनीत करेगा। और जो सामाजिक सेवा में पारंगत होगा उसको राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। यानी 5 क्षेत्रों से राष्ट्रपति उन लोगों को मनोनीत करता है जिनके कार्यों से देश सम्मान की स्थिति में पहुंचता है। तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर दिया, तो बचा कितना? राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या यदि हम देखते हैं तो वर्तमान में 250 है, तो 12 निकल गए तो 238 बचे। तो 238 सदस्य, 238 सदस्य क्या होते हैं? ये राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अर्थात ये राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। जी हाँ मित्रों, तो इस प्रकार यदि राज्यसभा के सदस्यों की बात हम लोगों ने देख लिया, तो अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब देखिए, ये तो था आपका राज्यसभा। अब इस राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं। अभी हम लोग लोकसभा पढ़ेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं, फिर अभी हम आपको बताएंगे। अब बात करें पदाधिकारी की, तो राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति दूसरे उपसभापति। अब ध्यान दीजिएगा, सभापति कौन होता है? अनुच्छेद 64 कहता है कि जब उपराष्ट्रपति जो निर्वाचित होगा वो पदेन रूप से राज्यसभा का सभापति होगा। बिल्कुल सही। यानी सभापति कौन होता है राज्यसभा का? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति यानी सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो जो सभापति होता है राज्यसभा का वही उपराष्ट्रपति होता है। तो जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वही राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होगा। इस प्रकार सभापति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष, 5 वर्ष। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उपसभापति का कार्यकाल कितना होगा, तो उपसभापति चूंकि राज्यसभा के सदस्य होते हैं इसलिए इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब एक और समस्या है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है और पुनः पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न पूछा गया है? कि प्रश्न ये पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं वह अपना त्यागपत्र
लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, ठीक उसी प्रकार राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति को देता है। लेकिन बताइए, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो हम लोग चूंकि प्रश्नों के जाल में फंस जाते हैं और प्रश्न में ही उत्तर खोजने लगते हैं और तुरंत मार देते हैं राज्यसभा के उपसभापति को। गलत है। जब हम जानते हैं कि सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति है, तो उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अर्थात यदि उपसभापति का त्यागपत्र की बात की जाए, सभापति के त्यागपत्र की बात की जाए, तो ये किसको त्यागपत्र देगा? यानी किसे त्यागपत्र देगा? तो किसको देगा? चूंकि ये उपराष्ट्रपति है इसलिए त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। और उपसभापति किसको त्यागपत्र देगा? तो सभापति को। ये किसको त्यागपत्र देगा? सभापति को। तो इस प्रकार यदि सभापति और उपसभापति से प्रश्न आता है तो कार्यकाल सभापति का 5 वर्ष और उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष। बिल्कुल। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, यदि प्रश्न पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो। यदि बात योग्यता की करें तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए भाई? पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता कि 30 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो। पूरा कर चुका हो। तीसरी योग्यता किसी लाभ के पद पर आसीन न हो, किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। और चौथी योग्यता है कि वह दिवालिया न हो। दिवालिया न हो। यदि इतनी योग्यता जो धारण करता है उसे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य माना जाता है। बिल्कुल मित्रों। तो इस प्रकार हम लोग देखा कि राज्यसभा एक उच्च सदन है, एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती, इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। यही सब प्रश्न पूछे गए हैं। अब आइए हम थोड़ा सा लोकसभा की चर्चा करते हैं। लोकसभा की चर्चा करते हैं। तो जैसे लोकसभा को देखा गया है कि यदि ये 80 में है राज्यसभा, तो लोकसभा क्या है? 81 में है। अब देखिए, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, प्रतिनिधि सदन कहते हैं। लोकसभा का जो गठन है अनुच्छेद 81 के तहत होता है। और लोकसभा का कार्यकाल, यदि बात करें कार्यकाल का, तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और लोकसभा स्थायी सदन नहीं है, ये विघटित होती है, ये भंग होती है। प्रति 5वें वर्ष पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन पर अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग करता है। जी बिल्कुल मित्रों। और ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि प्रति 5वें वर्ष पर ही भंग करेगा। जब भी प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने का सुझाव देगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर देगा। इसका मतलब लोकसभा एक अस्थायी सदन है। यानी लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है। अब आइए देखा जाए कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं
वे कौन होते हैं और इनका चुनाव कैसे होता है। जैसे राज्यसभा के, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आम जनता के द्वारा जो चुनाव नहीं होता है उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं, और जो आम जनता के द्वारा चुनाव संपन्न होता है उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो राज्यसभा में अभी आप लोगों ने देखा कि राज्यसभा में जो राज्य के विधानसभा के सदस्य अर्थात जो विधायक हैं, जो एमएलए हैं, वे लोग चुनते हैं किसको, राज्यसभा के सदस्य को। इनको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो ये जो एमपी सांसद चुने जाते हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लेकिन यदि लोकसभा के सदस्यों की बात करें तो लोकसभा के जो सदस्य हैं ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कौन चुनता है? वयस्क मताधिकार के द्वारा जिसका मतदाता सूची में नाम है वही लोग, जैसे हम और आप लोग क्या करते हैं, इन लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। वर्तमान में यदि लोकसभा की सीटों की संख्या पूछा जाए तो लोकसभा की सीटों की संख्या इस समय वर्तमान में 550 है, ध्यान दीजिएगा। और इस 550 में से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं और बचे कितने, 20 सदस्य। ये 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। और ये राज्यों से होते हैं, दीजिएगा। जो एंग्लो इंडियन पहले अनुच्छेद 331 के तहत क्या होते थे, राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को क्या करते थे, मनोनीत करते थे लोकसभा में, जिसे क्या किया गया है, जिसे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार ध्यान दिया जाए, लोकसभा और विधानसभा में जो एक सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता था उसको भी हटा दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या अधिकतम 550 है, लेकिन वर्तमान में 545 पर ही चुनाव होता है। अब लोकसभा के पदाधिकारियों की यदि बात कर लेते हैं तो लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा के पदाधिकारियों की यदि बात करें तो लोकसभा के भी 2 पदाधिकारी होते हैं। एक को कहा जाता है स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष, और दूसरे को कहा जाता है उपाध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ध्यान दीजिएगा, इसे विशेष अधिकार है। लोकसभा का अध्यक्ष जब, ध्यान दीजिएगा, जब लोकसभा में कोई विधेयक लाया जाता है और उस विधेयक को यदि धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष घोषित कर देता है, अर्थात किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने के लिए अंतिम निर्णय किसके पास होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। जब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत बुलाते हैं तो अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इस तरह से बहुत से प्रश्न हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए अध्यक्ष का भी कार्यकाल 5 साल और उपाध्यक्ष का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। लेकिन राज्यसभा में हम लोगों ने क्या देखा था, राज्यसभा में हम लोगों ने ये देखा था कि सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है, सभापति को देता है। इस प्रकार मित्रों, आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया था भारतीय संसद, तो एक संक्षिप्त परिचय के रूप में जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के हिसाब से आज मैंने समझाने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है
कि आपको बहुत आसानी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए और अपने मित्रों के बीच शेयर करिए। जैसा भी आपको लगता है उस तरह का कमेंट करके हमारे पास सूचना भेजिए, ताकि हम आपके कमेंट से प्रभावित होकर कुछ अच्छा कार्य करने का प्रयास करें। इसी के साथ आप सबको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।